ठीक, ये अभी हम इस हवाले से बात कर लेंगे। असल में जो हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, उसको देखते हुए हमें देखें, अभी कोई टेस्ट की फ़ाइनल डेट तो अनाउंस हुई नहीं है, और तकरीबन हम अपने जहन में ये रखेंगे कि हमें 20 to 25 डेज़ या 1 मंथ के अंदर हमें अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। क्या चीज़? अच्छा, सही सही सही, इट्स ओके। तो इसलिए ये कि हमने कोशिश तो ये करनी है, तो हमें अपना सिलेबस हम जितनी देर में जितने सेशंस रिक्वायर्ड हुए वो डिपेंड करता है। अच्छा, अभी सबसे पहले तो मैं ये पता करूँगी कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इकनॉमिक्स एक जनरल पढ़ा हुआ है। तो अगर मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इकनॉमिक्स नहीं पढ़ा हुआ, तो ज़ाहिर उनकी बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट है ना, तो ये है। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा असल में। चलें ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों को एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। आज एसएसटीओ की हमारी ये फ़र्स्ट क्लास है, इकोनॉमिक्स के पोर्शन की हम तैयारी करेंगे, और सिलेबस वगैरह के हवाले से सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या सिलेबस है, क्या है। पहले मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि आप लोग मुझे जान लें। बेसिकली मेरा नाम ज़ैनब ज़िया है, और मैं आपको जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन करवाऊँगी। अच्छा, मेरा इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली जो है वो मास्टर्स है, और आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इकोनॉमिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस मेरा एमएस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो एमफिल तक की मेरी डिग्री है। अगर एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मुझे जो है 2019 से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूं, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 इयर्स। बाकी सीए इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाई है मैंने यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, अब ये जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है इसको हम थोड़ा सा अभी डील करेंगे। पहले आप लोगों की पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप लोग अगर खामोश बैठे रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा क्लास लेने में। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कहाँ कहाँ से आप लोग क्लास ले रहे हैं, और किसका बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का और किसका नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम उसी लिहाज से लेकर चलेंगे। अगर किसी ने आज तक इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है तो उसको एक प्रॉपर एक बेस बनानी पड़ेगी। हमारा जो लास्ट जो सेशन हुए थे, जी अच्छा, हमारे जो प्रीवियस एसएसटीयू की जो प्रिपरेशन हुई थी, वो अगर आप लोगों ने फ़ीडबैक देखा हो तो वो बहुत अच्छा फ़ीडबैक रहा था इकोनॉमिक्स का, और हमने बहुत एफिशिएंटली जो है वो 1 मंथ के अंदर इसकी बहुत प्रॉपर हमने प्रिपरेशन करी थी, और जो भी आपका इकोनॉमिक्स का एरिया आया था वो स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छे से जो है वो आपने दिया था। कि आपका ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट, आपका फ़र्स्ट, आपका भी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है। अच्छा, यहाँ पे हैं कुछ जिन्होंने, मुझे नाम सदाकत अली थोड़ा सा लग रहा है सुना सुना। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने प्रीवियस भी क्लासेस ली थी और जिनका सेकंड अटैम्प्ट है, या ये सारे फर्स्ट अटैम्प्ट वाले? अच्छा, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो हमारे पास माशाल्लाह इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सब खामोश बैठे हुए हैं, तो मुझे ये हो रहा है कि आवाज़ वगैरह का कोई इशू तो नहीं है। मैं मैसेज करके पूछ लूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं प्लीज़ आप लोग सब थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा तो ही क्लास प्रॉपर चल पाएगी।
क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं, तो हम आप सब फिज़िकल क्लास में आकर नहीं बैठ सकते, तो आप लोगों की इंटरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे, ठीक है। अच्छा, इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है सदाकत, आसिम, फ़हीम, गज़नफ़र, और कौन है भाई हमारे पास, अज़ीम, शाज़ेब, उज़ैर, वलीद, यासिर, आप सब में से कि कोई ऐसा फर्स्ट, ओ हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। और कौन कौन है जिसने इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है? आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है? आपने पढ़ी हुई है, आपने भी पढ़ी हुई है, चलेंगे तो बड़ा अच्छा है। कभी भी नहीं पढ़ी, ठीक है, थोड़ी सी नो हाउ है लेकिन बहुत टाइम हो गया, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है, इट्स ओके। थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि एक बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, और आप यूँ समझ लें कि इसका जो सिलेबस आईबीए की तरफ से प्रोवाइड किया गया है वो इतना कम नहीं है। जिनको इकोनॉमिक्स की नो हाउ है वो सिलेबस, आप लोगों ने देखा सिलेबस? नहीं देखा, तो मैं सबसे पहले तो आपको टॉपिक्स बता दूं कि हमने कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। और ये आई थिंक आप लोगों को भेजा नहीं गया, भेजा गया होगा, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। चलें, इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं और जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें एक तो जो मेन टॉपिक की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है। जिसने इकोनॉमिक्स एक दफ़ा भी पढ़ी होगी उसको पता होगा। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये टॉपिक हमने कवर करना है। इसके अलावा हमें इलास्टिसिटी का टॉपिक कंप्लीट करना है अपना। ये पूरा एक डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से। फोर्थ, परफेक्ट मार्केट। ये आप यूँ समझ लें कि आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर्स आ जाता है जिसमें तकरीबन आपके पास जो है वो 4 मार्केट्स आ जाती हैं, वो सारी 4 मार्केट्स जो हैं, और ये सबसे आप कह लो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर का। इसमें इसके लिए यानी आप यूँ कह लें कि ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक वो होता है कि परफेक्ट मार्केट्स, डायरेक्ट मार्केट्स पढ़ाना इजी नहीं, उससे पहले आपको कॉस्ट, आप प्रोडक्शन, ये सब बताना इंपॉर्टेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है इससे पहले? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझसे ही पढ़ी है, आपने इससे पहले अटैम्प्ट दिया था, ठीक है। आपका कैसा रहा था इकोनॉमिक्स का पेपर, जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन था वो आपका कैसा गया था लास्ट टाइम में? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो टॉपिक्स जितने हमने पढ़े थे उसी में से ही आए थे। मैं ये अब ज़रा ढूंढ रही थी पिछला फीडबैक ना, चलेंगे तो वेल एंड गुड हो गया, एक आइडिया हो गया ना मुझे। मैं यही आइडिया करना चाह रही थी कि कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाए ना तो उससे मैं ज़रा पूछ लूँ कि टॉपिक्स वही रहे थे, कोई आउट ऑफ वो तो नहीं आया था बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे पास आप यूँ कह लें कि एक अच्छा खासा सिलेबस है जो हमने कवर करना है, और मैं तो ये समझती हूँ कि हमारी डेली बेसिस पर क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता, अगर अचानक से आपका टेस्ट डेट आ गई तो फिर वो एक बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमें सेफ़ साइड रहना है, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम अच्छे से कवर कर लें। तो यूँ समझ लें कि आपके ये 8 टॉपिक्स हैं, लास्टली जो है ना, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, जनरल जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करने हैं आपने। ठीक है, तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपके पार्ट हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट लेंगे। इकोनॉमिक्स को हम 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास रहेगी, क्योंकि मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगी बिल्कुल,
ताकि जिनको बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है क्या, पढ़ते क्या है उसमें, तो उनको एक बेसिक नो हाउ तो हो जाए, ठीक है ना। तो विदाउट एनी ड्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इकोनॉमिक्स के हवाले से अगर हम बात करना स्टार्ट करें तो इकोनॉमिक्स जो है ना वो उसकी जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, जिसका, और वो ग्रीक वर्ड क्या है भाई, ओइकोनॉमिस। अक्सर कुछ जगहों पे ओइकोनॉमी भी आपको दिखेगा। ओइकोनॉमोस का क्या मतलब है, होम मैनेजमेंट। तो अब जब हम सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का होम मैनेजमेंट के साथ क्या कनेक्शन है, तो हमें एट फर्स्ट थोड़ा सा अजीब लगता है इकोनॉमिक्स और होम मैनेजमेंट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फोकस करें कि हमारे घर में जो हमारे घरों को मैनेज कर रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं, और वो किस तरीके से मैनेज करते हैं कि हर मंथ आप देखते हो कि एक बजट बनता है घर का ना, एक मंथली बजट बनता है जिसमें हम देखते हैं कि भाई ये सोर्स ऑफ इनकम है, और इस इनकम को भाई बच्चों के खर्चे हैं, उनकी स्टडीज़ के खर्चे हैं, ग्रॉसरी आनी है, ठीक है ना, मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं, उसको उस पर कैसे एलोकेट करना है अपनी उस इनकम को, ठीक है ना। तो ये होम मैनेजमेंट हमारे घर के बड़े कर रहे होते हैं, पेरेंट्स कर रहे होते हैं। और एक प्रॉब्लम है जो कंटिन्यूसली वो फेस कर रहे होते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है, और वो है स्कार्सिटी। बिल्कुल ठीक है। स्कार्सिटी का क्या मतलब है, लिमिटेड। कोई भी चीज़ जो कि फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, ये इकोनॉमिक्स की सबसे मेन प्रॉब्लम है। आप यूँ समझ लें कि अगर हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि भाई इंशाल्लाह जन्नत में जाके आपको इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि वहाँ सोचना नहीं है कि भाई इस इनकम को, इन रिसोर्सेज को कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, वहाँ जो जाएंगे आपको मिलेगा, अनलिमिटेड है हर चीज़ ना। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ आपके पास फाइनाइट हो रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हों। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है जो हमारे पेरेंट्स भी फेस करते हैं, होम मैनेजमेंट को अगर हम ब्रॉड व्यू में देखें, स्टेट लेवल पर देखें, तो हमारी गवर्नमेंट भी फेस कर रही होती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज के लिमिटेड होने का ये प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी जो मेन वांट्स हैं वो लिमिटेड नहीं है, वो क्या है आपकी, अनलिमिटेड है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर किसी को याद ना रहे तो उसको वो गालिब का शेर याद रखे, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, ठीक है ना। यानी ख्वाहिशात अनलिमिटेड है, आपको हर दफ़ा लगता है यार ये पूरी हो जाती तो बस काम बन जाए, वो पूरी हो जाएगी, दूसरी ख्वाहिश आपकी खड़ी होगी। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये वांट्स पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या हैं, लिमिटेड है, फाइनाइट है। तो आप होम मैनेजमेंट भी देखें तो आपके पेरेंट्स एक डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं कि यार इस इनकम में रहते हुए कौन कौन सी ज़रूरियात हैं जिनको अभी पहले पूरा करना है, ठीक है। अक्सर आपके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं यार इस महीने ये वाला काम नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, पहले ये करेंगे, ठीक है ना। तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले को सबसे पहले एक बात ये पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग पावर देती है, आपको विद इन अ कंस्ट्रेन कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ये इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है। जब भी आप किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेते हैं तो एक कंस्ट्रेन होता है, मैं कोई चीज़ खरीदने जा रही हूँ, कंस्ट्रेन है मेरी इनकम लिमिटेड है, ठीक है ना। फर्म्स डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो उनके पास भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और बहुत तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आपको अपने कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अटेन करना है, ये इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन सिखाती है, डिसीजन मेकिंग पावर देती है, ठीक है ना। तो आपको आप मैथ्स आपको आती हो, आपको अकाउंटिंग आती हो, आपको ये सब आती हो, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं आती, आपको डिसीजन मेकिंग करना नहीं आता, तो कोई फ़ायदे की बात नहीं है, ठीक है ना। हिसाब किताब तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसको फिर प्रॉपर यूटिलाइज़ करना, प्रॉपर उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग करना, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो इकोनॉमिक्स आपको सिखा रही होती है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने समझ ली, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम या व्हाट इज़ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो स्कार्सिटी की फॉर्म में आए या रिसोर्सेज की फॉर्म में आए, आपको पता होना चाहिए स्कार्सिटी का मतलब क्या है, लिमिटेड होना।
किसी चीज़ का लिमिटेड होना, फाइनाइट होना, ये एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो क्या करूँगी कि कुछ स्लाइड्स प्रोवाइड करूँगी, और वो स्लाइड्स वो हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है मैं सी लेवल पर भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रही होती हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी जो है मैंने मेहनत करी हुई है टॉपिक्स पे, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी ज़ाहिर है आप करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा ख़ुद भी टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर वो आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स का मतलब बताया, तो ये आपको ये फर्स्ट ये पीपीटी स्लाइड्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, या आप लोगों के लिहाज से थोड़ा सा इसको जो है वो मैं चेंजेस लेकर आ जाऊंगी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं वो थोड़ा सा हटा देंगे जी। ज़रूर। सही है, हर तरह की आज सही है, ठीक है, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, बिल्कुल, ये हम अपने यहाँ पे भी कर रहे होते हैं कि फिर हम इकोनॉमिक्स के जो है उसका एक अलग ग्रुप बना लेंगे ताकि जितनी भी सोर्सेज वगैरह हैं सारे आपके वहाँ पे शेयर कर दें। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आप लोग को याद है, आप लोगों को भी मैंने ये स्लाइड्स प्रीवियसली भी भेजी होंगी मेरे ख्याल में ना, रीडिंग मटेरियल। ठीक है, तो आपको इसमें सब कुछ देखने वाली चीज़ें नहीं हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको भेज दूंगी। इकोनॉमिक्स का मैंने आपको मतलब बता दिया, जैसे कि ये स्लाइड आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स की ये वो डेफिनेशन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे बेस करता है ये। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, यानी हम इसमें आप क्या पढ़ रहे होते हैं कि इंसान कैसे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने मल्टीपल एंड्स यानी मल्टीपल जो वांट्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है। विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनके यूसेस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव। एक टाइम है ना, अब टाइम का रिसोर्स डिफरेंट यूजेस है, मैं इस टाइम क्लास ले रही हूँ, मैं इस टाइम और भी बहुत कुछ कर सकती थी, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, लेकिन जब मैंने कंसिडर किया कि नहीं मैंने क्लास लेनी है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने सेक्रीफाइस करा, ठीक है ना। तो हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जैसे लैंड हो गई, अब एक लैंड पे आप स्कूल भी बना सकते हैं, आप जो है स्टेडियम भी बना सकते हैं, आप उस पर कोई हाईवे भी बना सकते हैं, आप उसको एग्रीकल्चरल लैंड भी बना सकते हैं, उसके बहुत सारी यूजेस हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और फिर उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो आप डिसीजन मेकिंग तो करनी पड़ेगी ना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मेरे पास ये 1000 रुपये हैं, इस 1000 रुपये को कहाँ लगाऊं। डिसीजन मेकिंग, मुझे अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि भाई ये 1000 रुपये कहाँ लगाऊं जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हो। ये लैंड मेरे पास है, इसको किस चीज़ में यूटिलाइज़ करूं कि मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो हमने क्या करना है, हमने इकोनॉमिक्स हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिखाती है। एलोकेशन टर्म सबको समझ में आती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करना है, कहाँ लगाना है कि उन रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, ठीक है ना। ये डिसीजन मेकिंग ही तो है ना, यही तो है कि आप प्रायोरिटी, आप चॉइस मेकिंग कर रहे हैं कि यार इस काम के तो बहुत सारे यूजेस हैं, मैं कौन से यूज़ में लगाऊं अपना इस रिसोर्स को, ठीक है ना, कि उससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत हम थोड़ा सा, सॉरी अगर ज़्यादा फास्ट हो जाऊं तो प्लीज़ मुझे कह दीजिएगा, लेकिन हमें असल हमारा जो टास्क है वो ये कि हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करके MCQ सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें। जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट उसी के थ्रू आपके क्लियर होते रहेंगे वैसे भी। अच्छा, इकोनॉमिक्स की जो नेचर है इस पर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ कि इकोनॉमिक्स को हम साइंस और आर्ट्स दोनों में ही डालते हैं, ठीक है ना। रीज़न ये है कि जो साइंस की मेथडोलॉजी है, इकोनॉमिक्स की मेथडोलॉजी बहुत ज़्यादा उससे मिलती जुलती है कि आप पहले कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, ठीक है ना, एक फैक्ट है एक चीज़ कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि जब भी इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी लेवल बढ़ता है तो उससे क्राइम रेट बढ़ जाता है, या जब भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो उससे क्राइम रेट बढ़ जाता है। ये फैक्ट है, आपको ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है ना। आपने उसकी बेसिस पर क्या किया, एक थ्योरी डेवलप कर दी कि जब भी
अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो उससे क्राइम रेट बढ़ जाएगा। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताया आपने कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ना उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, क्राइम रेट पे आ रहा है, ठीक है ना। वही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली बातें, ठीक है। साइंस में भी बिल्कुल ऐसे ही आप कर रहे हो तो ठीक है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि यार जब सेब ऊपर से गिरता है तो नीचे क्यों आता है, ग्रेविटी लॉ, ठीक है ना। उसकी बेस पर आप कोई थ्योरी डेवलप करते हो कि भाई ये कॉज और इफेक्ट रिलेशन है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है ना। ये सारी थ्योरीज हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स हमने कहा बिल्कुल ऐसी है। हमने ऑब्जर्व करा जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, हमने एक थ्योरी बना दी, थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो मेथडोलॉजी के लिहाज से इकोनॉमिक्स साइंस जैसी है और एप्लीकेशन के लिहाज से देखें तो ये आर्ट्स जैसी है। यानी हम इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ते नहीं हैं, उस थ्योरी को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी इकोनॉमी में। तो हमने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस और आर्ट्स दोनों में ही कंसिडर की जाती है कि मेथडोलॉजी के लिहाज से साइंस जैसी है, एप्लीकेशन के लिहाज से आर्ट्स जैसी है। अच्छा, जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक और कैटेगरी आ जाती है। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास दो तरह की साइंस होती है, एक कहलाती है पॉजिटिव साइंस और दूसरी कहलाती है नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है ना। अच्छा, हमने जो अपने पास सिलेबस लिखा उसमें पहला कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर मैं डायरेक्ट उससे स्टार्ट कर दूंगी तो जिन्होंने इकोनॉमिक्स अभी तक नहीं पढ़ा उनको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बेस बनाकर फिर आपको उस पहले टॉपिक पर लेकर जाऊंगी। अच्छा, पॉजिटिव साइंस कौन सी होती है, जो कि फैक्ट्स पे बेस करती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ आपको कि पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में, या ये मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको, फैक्ट बता रही हूँ। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं इस बात को कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, ठीक है ना। तो वो स्टेटमेंट्स जो फैक्ट्स पे बेस करती हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो किस में आते हैं, आपके पॉजिटिव साइंस में। अक्सर जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो व्हाट इज से स्टार्ट होते हैं ना, व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन रेट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द पॉवर्टी रेट, व्हाट इज़ द इलिटरेसी रेट। इसमें जो भी आप आंसर करेंगे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, आप अपना ओपिनियन नहीं बताएंगे, आप फैक्ट बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब मैं सेकंड क्वेश्चन ये करती हूँ कि भाई अच्छा मुझे पता चल गया पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अब आप आगे से फैक्ट नहीं बताएंगे, आप अपना ओपिनियन बताएंगे कि भाई मेरे लिहाज से अगर पॉवर्टी के लेवल को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, डिफरेंट मेजर्स आप बताएंगे। वो आपका क्या होगा, ओपिनियन होगा, वो नॉर्मेटिव साइड है, ठीक है ना। समझ में आती है ये बात। आपने पढ़ा हुआ है पहले इकोनॉमिक्स, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहे हैं हम, जनरल बातें हैं ना। एक स्टेटमेंट होती है जो फैक्ट पे बेस करती है, दूसरी क्या होती है, ओपिनियन बेस्ड होती है। क्या आप अपना एक ओपिनियन बताओ, भाई मेरे लिहाज से जो है अगर इलिटरेसी रेट कम करना है तो जो पुअर हैं उनको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो, ठीक है। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट से सबका एग्री करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि हर कोई उससे एग्री करे, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड है। और इकोनॉमिक्स में तो हम कहते हैं कि अगर आप दो से तीन इकोनॉमिस्ट को एक जगह पे बिठा दें तो कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकलेगा, क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन होगा, ठीक है ना। तो ओपिनियन तो वेरी करते हैं, हर किसी का अपना माइंड होता है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना, ठीक है। तो उससे तो हर कोई एग्री करेगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं आपके, जितने भी फैक्ट्स हैं वो पॉजिटिव साइंस में आ जाते हैं, और जितने भी आपके ओपिनियन बेस्ड हैं या जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो वो सारे नॉर्मेटिव में आ जाते हैं आपके। अब आप मुझे बताएं कि पॉजिटिव साइंस है इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस है। क्या हम इकोनॉमिक्स में जस्ट प्रॉब्लम्स पढ़ रहे होते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी में ये मसले हैं, या हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस भी देते हैं। तो सॉल्यूशंस भी देते हैं, जाहिर है सॉल्यूशंस होंगे, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ रहे होते इकोनॉमिक्स में, हम उन फैक्ट्स को, जो भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनको सॉल्व करने के भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स भी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस दोनों में ही फॉल करेगी। सबसे पहले हमने कहा इकोनॉमिक्स आर्ट्स और साइंस दोनों में आती है, देन हमने कहा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों के अंदर ये फॉल करेगी। चलें आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने आपको शॉर्टली जो ब्रीफ करा वो आपके लिए काफ़ी था, उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे। इकोनॉमिक्स को हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो टर्म सबको समझ में आती है, स्मॉल के लिए यूज़ होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल लेवल पर बात करते हैं, एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, एक फर्म का बिहेवियर क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। और इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या होते हैं, महंगाई,
ये इकोनॉमिक इशू है पूरी इकोनॉमी का। महंगाई होने का मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो गई तो हमने बोला बड़ी महंगाई हो गई है। इन्फ्लेशन क्या, जब जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस बढ़ रही हैं, मोस्टली गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, किसी एक बंदे का बेरोजगार होना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाता। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ हैं। मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे हम किन इशूज़ पे बात करेंगे? नेशनल इनकम क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। माइक्रो में हम क्या बात करेंगे? एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, एक फर्म का क्या बिहेवियर है, ठीक है ना। हम स्मॉल लेवल पर एनालिसिस करेंगे। अच्छा जी, अब एक टॉपिक आता है, मैं असल में जब पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे लगता है सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे सिलेक्टिव होने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही होती है कि मुझे होता है कि ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, एक स्टूडेंट को। तो चलें इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। भाई 4 तरह के इकोनॉमिक एजेंट्स हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर, 4 इकोनॉमिक एजेंट्स, और ये बहुत एक जनरल सा टॉपिक है, बेसिक सा टॉपिक है। एक तो भाई आपके होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो कंजम्पशन करता है गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, कंजम्पशन करने के लिए या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं, तो कंज्यूमर का एक और फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं बोल कंज्यूमर रही हूँ, लिखा हुआ क्या है? हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के लिए हाउस होल्ड टर्म बहुत कॉमन है। हाउस होल्ड किसके लिए यूज़ होता है? कंज्यूमर के लिए टर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो हाउस होल्ड का एक फंक्शन तो ये है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, लेकिन एक और फंक्शन है कि वो क्या कर रहा होता है? अपनी सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करता है। भाई मैं अपनी लेबर सर्विसेज दे रही हूँ ना, अब यहाँ पे मैं कुछ अर्न करूँगी तो ही कंज्यूम कर पाऊँगी। तो मेरा पूरा फंक्शन एज अ कंज्यूमर क्या है कि मैं पहले अपनी सर्विसेज दूंगी फर्म्स को, वहाँ से अर्न करूँगी इनकम, और फिर उस इनकम को क्या करूँगी? खर्च करूँगी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पर कंजम्पशन के लिए। फर्म्स, हम सबको पता है फर्म्स का क्या फंक्शन है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। फर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना, मैक्सिमाइज करना, ये फर्म का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। गवर्नमेंट किसे कहते हैं? हम सबको पता है भाई, गवर्नमेंट स्टेट जो कि पूरी इकोनॉमी को अपने लॉ एक्सरसाइज वगैरह के थ्रू जो है वो चला रही होती है। अच्छा, कंज्यूमर क्या डिसीजन मेकिंग ले रहा होता है कि भाई मेरे पास यही इनकम है, अब इसको यहाँ लगाऊं, गुड ए पे लगाऊं या गुड बी पे लगाऊं, डिसाइड करना पड़ता है। हम डेली पता नहीं कितनी दफ़ा ये डिसीजन ले रहे होते हैं पूरे दिन में, ठीक है ना। टाइम के हवाले से बात करें, मनी के हवाले से बात करें, हम ये डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। फर्म क्या डिसीजन ले रही होती है? अब आपने सोचा यार मुझे कोई बिज़नेस करना है, अब बहुत तरह के बिजनेसेस के ऑप्शंस हैं, सारे नहीं किए जा सकते क्योंकि रिसोर्सेज भी तो चाहिए इतने। तो अपने रिसोर्सेज पे रहते हुए कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ये एक डिसीजन मेकिंग है। गवर्नमेंट क्या डिसीजन मेकिंग कर रही होती है? भाई यही फंड्स हैं, एजुकेशन पे कितना लगाना है, हेल्थ पे कितना लगाना है, अनलिमिटेड नहीं लगाए जा सकते, तो अब डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि किस पे कितना लगाएं जिससे सोसाइटी का वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है ना। फिर कौन आ जाते हैं आपके? फॉरेन ट्रेडर्स। इनमें कौन आता है? इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। इम्पोर्टर्स कौन होते हैं? जो दूसरी इकोनॉमी से परचेज कर रहे होते हैं। एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं? जो सेल कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो कि इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और इसमें आपके पास 4 आ जाते हैं। हाउस होल्ड जिन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं, फर्म्स यानी प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स। स्टार्टिंग से एक ही बात कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो ऑनलाइन ले रहे हैं वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। किसी भी हवाले से कुछ भी आपको कुछ पूछना है या आपको समझ में भी आ रहा है, तब भी कोई ना कोई आप जी, इकॉनमी का क्या मतलब है? इकॉनमी का मतलब क्या है भाई? आपसे पूछूं तो बड़े एक बेसिक सा क्वेश्चन है। नहीं, इकॉनमी का मतलब वेल्थ नहीं है। इकॉनमी यानी इधर हम कहते हैं ना इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, यानी एक आप इसको अगर इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर स्पेसिफिक कर लो तो भाई जो एक जोग्राफिकल एरिया जिसमें सारे एक तरीके से प्रोडक्शन और ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स की पार्टिसिपेशन हो रही है, ये सारी एक इकॉनमी कहलाएगी। ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इकॉनमी इटसेल्फ उसका कोई
टर्म एग्जैक्ट मतलब तो कोई ना कोई तो होगा उसका, लेकिन एग्जैक्ट मतलब तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि वो जोग्राफिकल एरिया जिसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजेस और कंजम्पशन हो रही है, ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो उसी को आप बोलेंगे। अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि ये वो टॉपिक है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसको प्लीज़ अच्छे से ज़रा समझिएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब भी कोई भी चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी होती है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज़, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, प्रोडक्ट का मतलब सब कुछ समझ में आता होगा, गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, गुड हो या सर्विस हो, यानी टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इकोनॉमिक्स में हम उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें हमारे पास आ जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ह्यूमन और नॉन ह्यूमन फैक्टर्स की। ह्यूमन में कौन कौन से आ जाएंगे, लेबर और एंटरप्रेन्योर, और नॉन ह्यूमन में कौन से आ जाएंगे, लैंड और कैपिटल। अच्छा, ये देखो, इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका मतलब हम इन जनरल जो लेते हैं इकोनॉमिक्स में, उनका मतलब क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि जो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनमें स्पेशली, ह्यूमन फैक्टर्स में जो लेबर और एंटरप्रेन्योर आ रहा है, इसका इन जनरल जो हमारा मतलब है वही हम इसमें ले रहे हैं। जैसे कि लेबर हम क्या समझते हैं, किसे कहते हैं लेबर, कोई भी ऐसा बंदा जो कि ऑल ह्यूमन एफर्ट्स, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, और उसके बदले में वो कुछ ना कुछ अर्न करे, उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिले, ठीक है ना, वो आप उसको क्या बोलेंगे, लेबर बोलेंगे। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि लेबर और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस क्या होगा, तो आप लोग थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो उन्होंने कहा, रिस्क टेकिंग, ठीक है ना। लेबर रिस्क नहीं ले रहा, हाँ, एक तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर भी उसके हाथ में नहीं है देखा जाए तो। अगर कंपनी को लॉस होता है, लेबर को फिर भी अपनी वक्त पे अपनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, वो उस लॉस से प्रॉफिट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसको तो भाई एक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई आपने काम करना है, आपको इतनी सैलरी मिलनी है, ठीक है ना। जो भी होगा लॉस वगैरह वो एंटरप्रेन्योर ने बेयर करना है। तो बेसिकली रिस्क ले रहा है वो, कि वो एक बिज़नेस का स्टार्टअप ले रहा है, उसको नहीं पता ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो जो रिस्क टेकिंग है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एंटरप्रेन्योर को जो है लेबर से सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना। फिर एंटरप्रेन्योर कौन है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है बाकी तीनों फैक्टर्स को, यानी सर तारिक तुनियो जो हैं वो उन्होंने बोला कि भाई मैं जो है ये सीए की जो है वो प्रिपरेशन करवाऊंगा, या इस जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाऊंगा, तो वो डिसीजन मेकर है। उन्होंने फिर जितने भी आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स थे उनको एक जगह पे किया, उन्होंने एक जगह ली, ठीक है, उन्होंने ये सारा कैपिटल एक्वायर करा, तो ये सारे फैक्टर्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज करा और उन्होंने एक रिस्क लिया, ठीक है ना। एक रिस्क टेकर वो कहलाएंगे एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सबके बिल्कुल सही, सबने सही बताया। अच्छा, जो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ज़्यादातर पेपर में आपके पास इसी से क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि इनका इन जनरल मतलब जो हम ले रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत अलग मतलब है। लैंड, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लैंड किसे कहते हैं, ज़ाहिर है हमारे जहन, सबके जहन में ज़मीन, एक सरफेस ऑफ द अर्थ आता है कि भाई ये लैंड है। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यानी वो सारे रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो हैं, वो सारे के सारे लैंड की डेफिनेशन में आ जाएंगे। यानी सारे मिनरल्स, मेटल्स, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, इवन एनिमल्स भी हम अक्सर लैंड की डेफिनेशन में, सीजन्स कह सकते हैं एक तरीके से, एयर, सनलाइट, हम नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स। अच्छा, ये सनलाइट नेचुरल रिसोर्स भी है और इसको हम जो है एक आपके पास क्लासिफिकेशन आती है गुड्स की, इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स, तो ये फ्री गुड्स में भी आता है।
फ्री गुड्स वो होते हैं जिनकी सप्लाई साइड से कोई लिमिटेशन ना हो, एयर है, सनलाइट है, समटाइम्स वाटर को भी हम फ्री गुड में कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हम ड्रिंकेबल वाटर की बात करें तो वो भी, उसमें भी स्केर्सिटी है, ठीक है ना, तो वो तो नहीं, लेकिन अगर हम सिंपल एक वाटर की बात करें तो वो भी एक तरीके से फ्री गुड है। इकोनॉमिक गुड्स किसे कहते हैं, जिनकी सप्लाई साइड से शॉर्टेज हो, ठीक है ना। तो लैंड में क्या आ जाएंगे, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स, मेटल्स, सॉइल्स, सारी चीज़ें, रिवर्स वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे, लैंड की डेफिनेशन में आ जाएंगे, जितने भी हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर की तरफ से मिले हैं। अच्छा, अब आप लैंड और कैपिटल की डेफिनेशन को कंपेयर करें। उसकी डेफिनेशन थी नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल की डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है ना, ये डिफ्रेंसिएशन है। अच्छा, कैपिटल को इन जनरल हम मनी से एसोसिएट करते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, भाई कितना कैपिटल चाहिए, तो उसका मतलब होता है भाई पैसे कितने लगाने हैं, ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कैपिटल की डेफिनेशन से मनी को किक कर देते हैं, किक आउट, हम मनी को लेंगे ही नहीं कैपिटल की डेफिनेशन में। रीज़न क्या है, वो कह रहे हैं कि कैपिटल की डेफिनेशन क्या है कि वो मैन मेड रिसोर्सेज जिनको आप यूज़ करते हो टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी नंबर वन ये वो चीज़ें हैं जो कि मैन मेड है, इंसान की बनाई हुई है, और इंसान इनको यूज़ करके क्या कर रहा है, दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये लैपटॉप है इस वक्त, मैं इसको पर्सनल यूज़ में नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं इसके थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनको भी नज़र आ रहा है, आपको भी फैसिलिटेट कर रही हूँ मैं। ये इस वक्त कौन सा फंक्शन, कौन सा फैक्टर में आएगा, कैपिटल के फैक्टर में आएगा। इंसान का ही बनाया हुआ है, नेचर ने नहीं दिया हमें, मैन मेड है, और इसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हूँ या सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है ना। और क्या आ जाते हैं आपकी सारी मशीन्स, बिल्डिंग, प्लांट्स, ये प्लांट्स वो वाले प्लांट्स नहीं हैं, मैं सारा PDF शेयर करूँगी, आप उसकी फ़िक्र ना करें, आप बस समझें, ठीक है। जितना भी मटेरियल वगैरह है उसकी आप लोग टेंशन ना लें, बस ये काम कर लें कि भाई अब हमारा जो भी मैं इकोनॉमिक्स का ग्रुप बनाऊँगी उसका लिंक मैं रजिस्टर्ड के अंदर ही शेयर करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक इकोनॉमिक्स आपको ये भी तो बताती है ना, अब आपका एक कंस्ट्रेन है क्या करें, तो मैं उसमें ही शेयर करूँगी। तो अगर आप में से वो स्टूडेंट जो अभी तक नहीं हुए हैं और जो ये प्लान कर रहे हैं, वो प्लीज़ जल्दी से डिसीजन ले लें, ताकि फिर उनको मटेरियल वगैरह ये सब कुछ मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात ज़रूर नोट करनी है कि मनी कैपिटल के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, यानी वो आपको ऑप्शंस दे दे बहुत सारे, और उसमें एक मनी का भी ऑप्शन, और वो आपसे पूछ ले कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मनी जो है वो कैपिटल में काउंट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, रीज़न क्या है, आज़िशान आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, कह रहे हैं लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स वाज नॉट इजी, तो इकोनॉमिक्स वैसे भी एक ईजी से, तो जिसने पढ़ा है प्रॉपर उसको इजी लगेगी, जिसने प्रॉपर नहीं पढ़ा हुआ उसको मुश्किल लगेगी। अगर एक स्टूडेंट जिसने इकोनॉमिक्स आज तक नहीं पढ़ी और सेल्फ स्टडी पे जाता है तो उसको ज़ाहिर है बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट आपको बहुत ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब देखो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले वो मैन मेड रिसोर्सेज जिनके थ्रू आप दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब पैसा क्यों नहीं हम इसमें डाल सकते। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो पैसा है ना वो डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में अगर 1000 रुपये के नोट हैं, उस 1000 रुपये के नोट से मैं डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोडक्शन उसको किसी गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती, पहले मुझे कोई मशीन कोई चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, कोई चीज़ वो प्रोड्यूस करेगी। रॉ मटेरियल की ना हम जनरली थोड़ा सा अलग कैटेगरी बनाते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल अब डिपेंड करता है, अब रॉ मटेरियल में आप क्या ले रहे हो, वो लैंड में भी आ सकता है, अब ये गोल्ड है, अब ये तो लैंड में आ जाएगा, कैपिटल में तो नहीं आएगा। नहीं, क्यों, गोल्ड तो लैंड में आएगा, नेचुरल रिसोर्स है ना भाई, मैंने आपसे कहा मिनरल्स, मेटल्स, सॉइल, सनलाइट, एयर, रिवर, ओशंस, ये सारे जो हैं आपके, ये सब इसमें आ रहे हैं लैंड में, नेचुरल रिसोर्स, तो गोल्ड तो एक नेचुरल रिसोर्स है।
अब वो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वो आपसे बताएगा। अब मैं जैसे आपको मिसाल दूँ, एक रॉ फॉर्म ऑफ लैंड है ना, बिल्कुल जो नेचुरल है, वो लैंड की डेफिनेशन में आएगा। अगर उस पर रोड बन गया तो वो कैपिटल में आ जाएगा। तो रोड कैपिटल में आएगा, लैंड में नहीं आएगा, क्योंकि वो ह्यूमन एफर्ट हुई हुई है उस पर, ठीक है। अब वो एक तरीके से मैन मेड रिसोर्स हो गया है वो, ठीक है। तो वो डिपेंड कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, उस पर थोड़ा सा आपने फोकस करना है। अगर बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स है, उसमें कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लगी हुई है, तो वो लैंड की कैटेगरी में आप डालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं कह रही थी कि पैसे से डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती, इनडायरेक्टली तो पैसा ही सब कुछ है। लेकिन आप इसको ऐसे देख लेना कि जब पैसा नहीं था, मनी की एग्जिस्टेंस नहीं थी, तब भी तो ट्रांजेक्शन्स एक्सचेंज हुआ ही करते थे ना, बार्टर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में भी तो हुआ ही करता था, यानी पैसा प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं। तो वो इस वजह से उन्होंने, हालांकि जैसे ही हम रिवॉर्ड पे आते हैं तो हमारे जहन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे इस पर। आई थिंक मैंने इसको काफ़ी क्लियर कर दिया है कि जिसमें ह्यूमन एफर्ट लगी हुई है। अच्छा, अब ये जो ज्वेलरी वाली बात है, ये ज्वेलरी नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स के अंदर काउंट होगी ना, ठीक है। तो ये तो आपने अब ऐसे जनरल आइटम पिक ना करें, आप उसमें ये भी देखें वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट के तौर पे यूज़ भी हो रहे हैं। ज्वेलरी एज अ इनपुट कहाँ यूज़ होगी, कोई चीज़ बनाने के लिए तो नहीं यूज़ हो रही ज्वेलरी। ज्वेलरी तो इटसेल्फ एक फाइनल आइटम है, वो तो कंज्यूमर गुड है। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, जिनको यूज़ करके कोई प्रोडक्शन हो रही है। तो जो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं वो तो कंज्यूमर गुड है, यानी कंज्यूमर गुड वो जो कि आप जिसको डायरेक्टली आप कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे फर्दर प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है। जब उससे फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो वो तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आएगा ही नहीं, तो उसको आप किसी कैटेगरी में कैसे डालेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम रिवॉर्ड्स पे आते हैं तो लैंड का रिवॉर्ड हम सबको पता है, लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, रेंट होता है, ठीक है। लैंड का रिवॉर्ड रेंट है। लेबर का रिवॉर्ड क्या है, लेबर काम करेगा तो उसको बदले में क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगी, सैलरीज मिलेंगी, ठीक है ना। इंटरेस्ट को अभी साइड में करते हैं, उसको आगे आखिर में कंसिडर करेंगे। एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है, कोई प्रॉफिट होगा उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है जो आप लोग भी फेस करेंगे कि भाई इंटरेस्ट तो पैसे में पैसा जो है, ठीक है, वही इंटरेस्ट है, और मनी को तो हमने कैपिटल की डेफिनेशन से ही बाहर निकाल दिया था। तो ये मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि डाउट क्रिएट करता है, होता है ना भाई, कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, ठीक है ना। तो ये वो एरिया है जिस पे कोई भी आपको ऐसा जवाब नहीं दे सकता कि आप बोले हाँ यार मेरा डाउट क्लियर हो गया, ये एग्जिस्ट कर रहा है ये मसला ना, क्योंकि आपने जब कैपिटल की डेफिनेशन से मनी को हटा दिया और दूसरे ही आप उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो कैपिटल का रिवॉर्ड है वो इंटरेस्ट है। अब ये बिल्कुल वो वाली बात है जिसको आप गोल मोल करके समझाया जा सकता है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन जनरल टर्म्स अलग हैं, इकोनॉमिक्स में अलग हैं, तो आप बिल्कुल वो मत सोचिएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम शेयर्स खरीदते हैं, हम उसको कहते हैं हमने फला शेयर में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है। इकोनॉमिक्स में वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सेविंग है। इन्वेस्टमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जिसके नतीजे में कैपिटल स्टॉक का एडिशन हो। कैपिटल स्टॉक यानी मशीन, इक्विपमेंट, ठीक है, फैक्ट्रीज बन रही हैं, ये कैपिटल फॉर्मेशन है। तो वो स्पेंडिंग जिसके नतीजे में कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, इकोनॉमी का कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो बैंक में पैसा रखना या शेयर्स में पैसा लगाना, ये सब सेविंग की फॉर्म में आएगा। इन्वेस्टमेंट वो जो पैसा आपका आगे कंपनीज के पास जा रहा है और वो उस पैसे को जो मशीन फैक्ट्रीज पे लगा रहे हैं अपनी, या न्यू मशीन्स पे लगा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इसी तरीके से सेविंग, हम अगर अपने घर में भी कहीं पैसा रखते हैं तो हम कहते हैं हमने इतना पैसा सेव कर लिया। इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये सेविंग नहीं है। सेविंग वो है जिसका जो पैसा आगे यूटिलाइज हो। जैसे मैं बैंक में रखती हूँ तो बैंक मेरा पैसा आगे बोरोवर्स को देगा, वो चैनलाइज होकर सेविंग इन्वेस्टमेंट में जाएगी। लेकिन जो पैसा घर में है वो 1 साल बाद भी उतना ही रहेगा, वो अपनी जगह स्टक हुआ है, वो होल्डिंग कहलाती है। तो इन जनरल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम एक मतलब ले रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स में उन टर्म्स का एक डिफरेंट सेपरेट मीनिंग है, तो हमने वो मीनिंग ही तो समझनी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आप यूँ समझें कि लेट्स से एक इन्वेस्टर है, उसको कैपिटल फॉर्मेशन करनी है। अब यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है इंटरनल फंडिंग,
कि भाई वो अपना ही पैसा इन्वेस्ट करे। दूसरा होता है एक्सटर्नल फंडिंग के बैंक से बोरो करो या शेयर्स इशू करो, ठीक है ना। अच्छा, इंटरनल फंडिंग बहुत ही कम की जाती है क्योंकि जाहिर है आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप इंटरनल फंडिंग भी कर रहे हैं उसमें भी आपको एक कॉस्ट आती है जो अभी मैं नहीं डिस्कस कर सकती, आगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप बैंक से जाके बोरो करते हो तो बैंक आपको दे पैसा रहा है, वो कैपिटल नहीं दे रहा आपको, लेकिन आप उस पैसे से क्या कर रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो कि भाई मुझे अपनी फैक्ट्री बनानी थी, मुझे नई मशीन चाहिए, ठीक है, मुझे न्यू इक्विपमेंट्स चाहिए, आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो। तो बैंक एक तरह से रीज़न बन रहा है कैपिटल फॉर्मेशन की। वो कैपिटल डायरेक्ट कैपिटल प्रोवाइडर नहीं है लेकिन वो एक रीज़न बन रहा है, और आप उसको पे किस फॉर्म में कर रहे हो, इंटरेस्ट की फॉर्म में कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के इसकी मीनिंग बन पाती है। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो आपको लगता है कि यार इंटरेस्ट तो पैसे पे पैसा है और हमने कैपिटल से पैसे को हटा दिया है, लेकिन मैंने आपको हर तरह से उस बात को क्लियर कर दिया कि ये इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसमें कि बात समझ में आई आपको या मुश्किल हो रही है? हाँ चलें, ये बहुत अच्छी बात है। आप में से आप लोग सभी आई थिंक अभी करंटली एक प्रॉपर लेवल पे जॉब वॉब कर रहे होगे आई थिंक, है ना? नहीं, आप जब आप कर रहे हो, आप कहाँ करते हैं? स्वी गैस में करते हैं। क्या पोजीशन है आपकी? मैनेजमेंट ट्रेनिंग। आप तो कौन सी कंपनी है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कभी आई थिंक कोई, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, जो जिनका जो एंटर हो जाता है ना प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ में, उनके लिए और आसान हो जाता है चीज़ें समझना, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर पे बेस कर रही है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको बहुत जो है ना वो एक बर्डन समझ के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये कोई दूसरी दुनिया की बातें तो है नहीं, ये तो हमारे सराउंडिंग में जो सब कुछ हो रहा है हम उसी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि अगर हमें लास्ट में हमारे पास टाइम बचा, क्योंकि गुड्स के हवाले से कोई सिलेबस में डायरेक्टली कोई बात नहीं हो रही है, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। स्कार्सिटी तो हमने इन जनरल डिस्कस कर लिया है जी। इस किसी ने कुछ कहा है? स्कार्सिटी का मतलब तो वो लिमिटेड है जी। हाँ, लेकिन एक लास्ट टाइम जो सिलेबस आया था ना, जो लास्ट टाइम का सिलेबस था वो तकरीबन वही फॉलो होगा, वो ये था। नहीं दिया ना, लेकिन हम उसी को ही कंसिडर कर रहे हैं जो लास्ट, क्योंकि लास्ट टाइम का जो सिलेबस था उसमें तकरीबन सभी कवर हो रहा है। ये लास्ट टाइम में मेंशन थे, ये लास्ट टाइम में मेंशन थे। ये मैं जब आप लोगों का ग्रुप बनाऊंगी ना तो उसमें सेपरेट आप लोगों से शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम के मेंशन टॉपिक थे, और मुझे तकरीबन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यही कहा था कि जो पढ़ाया था वो उन्हीं में से ही आया था, तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने टॉपिक्स दिए थे उसी में से ही क्वेश्चनिंग करी थी। नहीं, लास्ट ईयर पेपर नहीं है मेरे पास, मेरे पास फीडबैक ही था बस। मनी इज़ नॉट कैपिटल, ये एक्सप्लेन कर दें, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैपिटल की डेफिनेशन पे फोकस करें। कैपिटल की डेफिनेशन क्या थी? मैन मेड रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप पहले उससे मशीन लेंगे, इक्विपमेंट लेंगे, ठीक है, आप उससे फैक्ट्री बनाएंगे और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। डायरेक्टली पैसा कन्वर्ट नहीं कर सकते आप किसी गुड या सर्विस में, ठीक है ना। इसलिए मनी को हम कैपिटल में कंसिडर नहीं करते। और अगर किसी को वो वाली इंटरेस्ट वाली बात समझ में नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली जहन में रख लें कि कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है, ठीक है। ये मैंने उन स्टूडेंट्स को खुद ही से बता दिया जो अक्सर इनको ये कन्फ्यूजन होती है कि कैसे है, तो वो उसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया। अगर किसी को वो बात समझ में नहीं आ रही तो आप उसमें अपने जहन को ना फालतू में फंसाएं, आप डायरेक्ट समझ लें कि कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है। हाँ, आप बिल्कुल यासिर, आप बिल्कुल इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, सही बोला है आपने, ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये इकोनॉमिक्स का क्योंकि काफ़ी मेन टॉपिक है तो इसको भी ज़रा कवर कर लेते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच,
जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं उसकी कोई ना कोई कॉस्ट, चाहे आप मॉनेटरी टर्म में फेस कर रहे हो या नॉन मॉनेटरी टर्म में, आप लाजमी कोई ना कोई कॉस्ट आपको आ रही होती है। और एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वो जहन में ज़रूर रखिएगा। हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट। इसको समझ लेते हैं, अभी आसान सा टॉपिक है। अच्छा, आपने पढ़ी भी थी इकोनॉमिक्स में, शायद आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ। नहीं, इस जब आपने फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ी थी उससे पहले पढ़ी हुई थी आपने इकोनॉमिक्स? उससे भी पहले पढ़ी हुई थी, ठीक है। वो मैं बेसिक पढ़ा हुआ था आपने। फॉरगॉन बोलें या आप सेक्रीफाइस बोलें, यानी अच्छा इसकी एक बड़ी स्पेसिफिक सी डेफिनेशन है। वो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड करा कि मुझे बड़ी भूख लग रही है, मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या खाऊं, तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ना, कि लेट्स से मैं पिज़्ज़ा भी खा सकती हूँ, मैं बर्गर भी खा सकती हूँ, मैं बिरयानी भी खा सकती हूँ। तो मैंने एक लिस्ट अपने पास, एक प्रेफरेंस सेट करी और मैंने कहा कि भाई मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये कि भाई मैंने पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है ना। मेरा सेकंड ऑल्टरनेट बर्गर है, मेरा बर्गर खाने का भी बहुत दिल है, लेकिन अगेन पैसा इतना ही है कि कोई एक ही चीज़ ख़रीदी जा सकती है। थर्ड ऑल्टरनेट मेरा बिरयानी है, ठीक है। तो अगर पिज़्ज़ा लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछी जाएगी तो वो बिरयानी नहीं होगी, वो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट होगा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट जो मैंने फॉरगॉन करा। जो मैंने कहा कि अगर मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती तो मैं बर्गर खाती, ठीक है। यानी आपके पास बहुत सारे मनी है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आपने पैसा यहाँ लगाया, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि तो वो पैसा आप यहाँ नहीं लगाते तो कहाँ लगाते। तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट है, जो आपने सेक्रीफाइस करा, फॉरगॉन करा, वो आपके इस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। तो हम अक्सर जो ट्रेड ऑफ फेस करते हैं उस ट्रेड ऑफ में यही होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब आप सबको समझ में आता है, टू गेट समथिंग वी मस्ट फॉरगो समथिंग ना। एक चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इवन आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो हो सकता है आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े। ये भी आपके उस टेस्ट प्रिपरेशन की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि आप एक अच्छी नींद जो ले सकते थे वो अब आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। तो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि हर डिसीजन की कोई ना कोई कॉस्ट है। हम कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने फला पॉलिसी लगा दी, उसकी वजह ये हो गया, ठीक है ना। तो क्या जब भी कोई पॉलिसी लगाई जाती है तो उसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है? नहीं, हर पॉलिसी का कोई ना कोई कॉस्ट होती है, और लगाते वक्त आपको पता होता है कि ये कॉस्ट आएगी, लेकिन सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव नहीं किए जा सकते। ये हम आगे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे कि भाई अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने महंगाई कम करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ ग्रोथ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई या इन्फ्लेशन कम करने के लिए जो पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती हैं, ठीक है। तो आपके हर डिसीजन की कॉस्ट है, ठीक है, जो आपको बेयर करनी है। हाँ जी, आगे बढ़े। अब एक टॉपिक है जो कि लास्ट टाइम मेंशन था, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजन उसने क्रिएट करी थी कि उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा था वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। अब वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी से उनका क्या मतलब है, तो इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। या तो भाई इकोनॉमिक सिस्टम भी आ सकते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इसमें सर्कुलर फ्लो भी आ सकता है कि अमंग इकोनॉमिक एजेंट्स इकोनॉमी कैसे चलती है, ठीक है, कि कंज्यूमर अपनी सर्विसेज देते हैं, उन सर्विसेज को यूज़ करके फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं, फिर फर्म्स जो हैं वो कंज्यूमर जो हाउस होल्ड्स हैं उनको सर्विसेज के बदले में रिवॉर्ड देती हैं, और वो पैसा फिर हाउस होल्ड जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उन पर स्पेंड करते हैं। ये भी इकॉनमी की वर्किंग है कि इकॉनमी कैसे चल रही है। तो अगेन इस टॉपिक को भी हम आखिर में ही कंसिडर करेंगे कि इसमें जो भी हमारे लिहाज से हो सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं, एक जनरल बात है ना, वर्किंग ऑफ द इकॉनमी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो अभी जो जैसे कि इन्होंने कहा कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो अभी हम सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रो का, फर्स्ट टॉपिक
वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ग्राफ्स वगैरह बाकायदा कोई आए थे आप लोगों के पास ग्राफ बने हुए, या ग्राफ के हवाले से कोई क्वेश्चनिंग हुई थी? नहीं, जनरल क्वेश्चनिंग थी कि कॉन्सेप्ट चेक हुए थे खाली। चलें, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब ये वो टॉपिक है जो कि आपका सिलेबस का, चाहे अभी सिलेबस आया हो या नहीं आया हो, ये टॉपिक लाजमी आएगा। तो कुछ टॉपिक्स तो लाजमी आते हैं डिमांड सप्लाई के हवाले से। ये इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है जो कि लाजमी इसमें से टेस्ट किया जाता है आपका। तो मार्केट किसे कहते हैं, पहले तो ये अगर आप लोग बता दें। जहाँ एक्सचेंज हो रहा हो, जहाँ बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करें, ठीक है, चाहे वो फिज़िकल जगह हो या ना, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ बायर्स और सेलर्स की आपस में इंटरेक्शन हो और कोई एक्सचेंज हो किसी भी चीज़ का, चाहे वो गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, ठीक है, तो हम उस जगह को मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर दो फोर्सेस हैं जिनको हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं इकोनॉमिक्स में। एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। डिमांड आपकी बायर्स की साइड से हो रही होती है ऑब्वियसली, और सप्लाई सेलर साइड से हो रही होती है। अब डिमांड की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, और हम कहते हैं कि डिमांड किसे कहते हैं, किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर क्या है, विलिंग है और एबल है उसको परचेज करने के। यानी डिमांड के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, विलिंगनेस और साथ ही साथ एबिलिटी टू परचेज, परचेजिंग पावर, ठीक है ना। सिर्फ विलिंगनेस होना का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ विलिंगनेस है, अभी मुझे फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है, मेरा फ़लाँ चीज़ ख़रीदने का दिल है, वो सिर्फ आपकी विश है, ठीक है। जब तक उसके साथ आपकी एबिलिटी टू बाय नहीं होगी, परचेजिंग पावर नहीं होगी, तब तक वो आपकी डिमांड नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो डिमांड के लिए इन्होंने यहाँ पे तीन चीज़ों को कॉम्बिनेशन का है। इन्होंने कहा सबसे पहले तो डिज़ायर, किसी चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश होना। विलिंगनेस का मतलब फ़ौरन से आप उसको बाय करने को तैयार हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एक चीज़ ख़रीदनी भी होती है, परचेजिंग पावर भी होती है, लेकिन आप कहते हो कि यार अभी नहीं, कुछ टाइम रुक कर ख़रीद लूँगा, आज नहीं कल ले लूँगा। यानी फ़ौरन से रेडीनेस नहीं है ना, फ़ौरन से आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हो। तो जब भी डिमांड नहीं बन पाएगी, जब आप फाइनली ख़रीदने पहुँचोगे, तो यानी डिज़ायर भी है, विलिंगनेस भी है और परचेजिंग पावर भी है, तो वो आपकी डिमांड बन पाएगी, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें मिलेंगी तो डिमांड बनेगी। अब डिमांड के अंदर, ये टॉपिक भी अदर टॉपिक्स में, डिमांड के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर्स की वजह से कभी कभार हमारी डिमांड, हम किसी चीज़ को ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, किसी चीज़ को कम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो प्राइस है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को ख़रीदने जाते हो तो सबसे पहले उसकी प्राइस देखते हो, ठीक है ना, कि कितने की ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। और एक जनरल बिहेवियर है, ठीक है, कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब भी दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम कहते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है, इन्वर्स। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड, आप कम क्वांटिटी डिमांड करोगे, प्राइस कम होगी, ज़्यादा डिमांड करोगे। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि भाई फ़लाँ मौके पर तो हाई प्राइस पर भी हम ख़रीद रहे होते हैं, ठीक है। या लेट्स से आपके जहन में आता है कि यार जब किसी चीज़ का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो चीज़ मिल भी रही होती है, लोग उसकी इतनी डिमांड नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो आपके जहन में जब इस तरह की क्वेश्चनिंग आती है तो इसमें क्या होता है कि आप प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी चेंज कर रहे होते हो, चाहे वो वेदर हो, फैशन हो, टेस्ट हो, ठीक है। तो हाँ, ये सब अभी हम वही डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स में आपको किसी वेरिएबल पे इफेक्ट देखना होगा तो आप सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करते हो एट अ टाइम। अगर आप एक साथ दो फैक्टर्स को चेंज करके उसका इफेक्ट डिमांड पे देखोगे तो आपके पास नेट इफेक्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे प्राइस का डिमांड के साथ एक प्योर रिलेशन पता करना है तो मैंने अजम्पशन ले लूँगी मैं कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जब मैं प्राइस को चेंज करके उसका इफेक्ट डिमांड पे देख रही हूँ तो मैं कहूँगी ना कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, ना फैशन चेंज हो रहा है, ना वेदर चेंज हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है, अनचेंज है। तभी मुझे प्राइस का रिलेशन डिमांड पे पता चल पाएगा, ठीक है ना। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन है,
हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अच्छा, वैसे हमारा टाइम हो गया, चलें डिटर्मिनेंट्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स की। इन्फीरियर गुड्स किसी को पता है किसे कहते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जो डिमांड है उनका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसे कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सेकंड हैंड चीज़ें नहीं खरीदूंगी, मैं बेहतर चीज़ की तरफ जाऊंगी। ठीक है ना, इन गुड्स को हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जिनका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, इनकी डिमांड इनकम के साथ नेगेटिवली रिलेट कर रही है। और नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? जो इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट होता है। और ज़्यादातर आप इनको नॉर्मल कह क्यों रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर यही रिलेशन है। हाँ, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप चीज़ों की डिमांड बढ़ा देते हो ना। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उनकी डिमांड कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स। आप बाय ट्रेन ट्रैवलिंग कर रहे हो सकता है पहले आप इकोनॉमी क्लास से जाती थी, आपकी इनकम बेहतर हुई, अब आप बिज़नेस क्लास को प्रेफर करोगी, तो इकोनॉमी क्लास अब आपके लिए इन्फीरियर हो गई है। ठीक है, तो जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो रही है हम उनको इन्फीरियर कह रहे हैं। आप इवन फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो, आपको एक क्वालिटी दिखती है। ठीक है, क्या उनको कोई नहीं खरीद रहा होता? बिल्कुल खरीद रहे होते हैं भाई, वो रखी हुई है किसी के लिए रखी हुई ना, तो जिनकी इनकम कम है वो उन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, और जिनकी इनकम बढ़ जाती है फिर वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उनकी डिमांड कम कर देते हैं। ठीक है ना, ये रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक साथ यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। ऐसे कार लोगे तो फ्यूल भी चाहिए, गाड़ी विदाउट फ्यूल काम की नहीं है। पेन है तो इंक भी चाहिए आपको। ठीक है ना, ब्रेड विद बटर ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। बैट एंड बॉल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, चाय बनानी है तो ज़ाहिर दूध चाहिए, शुगर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, सारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जिनकी जॉइंट डिमांड होती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई मिल्क एक्सपेंसिव हो गया, इसका इफेक्ट टी की डिमांड पे पड़ेगा कोई? तो आपने बोला कि अगर इसको बिल्कुल आपने सीक्वेंस वाइज सोचना है, मिल्क एक्सपेंसिव होने से लोग मिल्क की डिमांड क्या कर देंगे? सबसे पहले मिल्क का सोचें, मिल्क की डिमांड कम होगी, या आप पहले फैक्टर में पढ़ के आ रहे हैं जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कम होगी, मैं ये नहीं बोल रही कि ख़त्म हो जाएगी। कि आप ये ना सोचें भाई मिल्क की मिल्क तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हम कैसे ख़त्म की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ कम हो जाएगी डिमांड। ठीक है ना, तो जब आप मिल्क की डिमांड कम करोगे तो जाहिर है फिर टी की डिमांड पे भी तो इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि मिल्क टी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे यार पहले 3 टाइम या 2 टाइम पिया करता था, अब 1 टाइम चाय पीऊँगा। ठीक है ना, तो मिल्क और टी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में जब किसी एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जबकि सब्सिट्यूट में क्या होता है? अगर आपको दिख रहा है उबर ने अपने रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार इन ड्राइव देखूंगा या एंगो देखूंगा। ठीक है ना, तो सब्सिट्यूट में अगर एक चीज़ एक्सपेंसिव होती है तो लोग उसको दूसरे से सब्सिट्यूट कर देते हैं, बोलते हैं यार इसको छोड़ो दूसरे बाय करेंगे। टी एंड कॉफ़ी, टी की प्राइस कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग टी की डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़े, इसको हम एमसीक्यूज़ में देखेंगे तो उसमें फिर दोबारा से डिस्कशन हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, टेस्ट सिंपल है, एक चीज़ आपको पसंद है तो ज़्यादा खरीदोगे, कम पसंद है तो नहीं खरीदोगे, कम डिमांड करोगे। वेदर कंडीशंस, विंटर सीज़न है तो उसमें कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, समर सीज़न में कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। फिर एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट डिमांड पे आता है, और मुझे ये हो रहा है क्योंकि क्लास ना हो। पॉपुलेशन डिमांड को बढ़ाती है, जितनी ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन होगी वहाँ डिमांड भी क्या होगी? चीज़ों की ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। इसको आज यहीं रखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें एमसीक्यूज़ पे शिफ्ट कर जाएंगे, और फिर हम ऐसा करेंगे कि एमसीक्यूज़ के थ्रू ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, अगर हम पहले स्लाइड्स करेंगे और फिर एमसीक्यूज़ करेंगे तो उसके लिए शायद हमें अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड हो, जो कि हमें नहीं है हमारे पास इतना ना। तो नेक्स्ट क्लास से, ये पहली क्लास थी, इसमें बेस बनाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी आप लोगों की बेस बना दी। अब आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी है, ये स्लाइड्स मैं आप लोगों को भेज दूँगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की मैथ्स की है, उसका भी मैंने थोड़ा टाइम ले लिया। चलें, अल्लाह हाफिज़।